हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारे जो सेट एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए जैसा हम सभी जानते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं और आपका जो एप्लीकेशन विंडो है, ड्यूरेशन है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो, वो 14 जून से लेकर आपका 15 जुलाई तक है। अभी भी जिन एस्पिरेंट्स ने फॉर्म नहीं फिल किया है वो अपना जो फॉर्म है टाइम पर फिल कर दीजिए। राइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, तो वहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और उसके बाद में आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये 6 सितंबर रहने वाला है 2026 सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो सेट एग्जामिनेशन है उसका क्या पैटर्न रहता है और वो यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है, कितनी उसकी वैलिडिटी होती है, क्या एलिजिबिलिटी रहता है, स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है, उससे क्या हमारे लिए एडवांटेजेस हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आगे के लिए। तो उन सारी डिटेल्स को आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम पैटर्न एंड स्ट्रक्चर और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का, तो वो आपके यूजीसी नेट जैसा ही सिमिलर होता है। राइट, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेट और सेट एग्जामिनेशन में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर एक तो है सेट एग्जाम और एक है आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। जैसे कि हम इनके एग्जामिनेशन के नाम पर जाएं तो ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। राइट, जैसे इस केस में हम राजस्थान सेट की बात कर रहे हैं। राइट, और ये जो यूजीसी नेट है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, दैट मीन्स नेशनल लेवल पर होता है। नेट क्लियर करके एस्पिरेंट्स को ये फायदा होता है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस करवाते हैं अलग अलग स्टेट के, तो आप एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके सभी स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे, आप एलिजिबल हो जाओगे, फॉर्म फिल कर सकते हो और आगे की जो पूरा प्रोसीजर होता है एग्जामिनेशन का या वॉक इन इंटरव्यूज़ का, उसके माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अपना जो करियर है वो बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो। राइट, अब बात करते हैं कि सेट एग्जामिनेशन का बेसिकली क्या स्कोप है। सेट एग्जामिनेशन बिल्कुल नेट एग्जामिनेशन की तरह ही स्टेट लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पर जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी मिलेगी वो सिर्फ राजस्थान स्टेट या फिर जिस और स्टेट का, जैसे एमपी सेट होता है, हर स्टेट का अपना अलग अलग एग्जामिनेशन होता है, तो वहाँ पर आपको बेसिकली जो एलिजिबिलिटी है वो मिल जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन उसका जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो सिर्फ उसी स्टेट तक होती है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर आपको मिलेगी नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी, और यहाँ पर आपको मिलेगी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी। तो अगर आप राजस्थान सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो तो आप राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज हैं उसके लिए एलिजिबल माने जाओगे और आप वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो और आगे की जो भी प्रोसीजर होता है, रिटन आपका जो राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड है, वो आप क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में बन सकते हो। राइट, ये स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। दोनों ही केस में जिस एलिजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो किसके लिए है? असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस के लिए। राइट, अब देखिए यहाँ पर फंडामेंटल और सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें, दोनों में समानता क्या है। यहाँ पर सिमिलैरिटी बेसिकली ये है कि जो वैलिडिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी की, दोनों ही केस में रहती है लाइफ टाइम।
जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप जैसे सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो तो आगे आने वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होंगी राजस्थान से, उसके लिए वंस एंड फॉर ऑल आपको क्या मिल जाएगी, जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी, वो मिल जाएगी। सो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि ये एग्जामिनेशन एक बार क्वालिफाई करके लाइफ टाइम एलिजिबिलिटी आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस के लिए ले सकते हो। इस केस में राजस्थान स्टेट के अंतर्गत जो भी भर्ती परीक्षा करवाई जाएंगी उस पर लागू होता है ये। एंड यहाँ पर जितने भी आपके स्टेट हैं ऑल ओवर इंडिया और जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाते हैं कॉलेजेस में भर्ती के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, तो वहाँ पर आपको वंस एंड फॉर ऑल एलिजिबिलिटी यहाँ पर मिल जाती है, राइट, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस। ओके, अब यहाँ पर देखिए यूजीसी नेट में 3 कैटेगरीज होते हैं कि आपको पीएचडी एडमिशन क्वालिफाई करने का एक अलग कैटेगरी होता है, और अगर आपकी जो रैंक है वो अच्छी आती है, स्कोर अगर नेट से थोड़ा सा बेटर आता है, तो यहाँ पर आपको जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिल जाती है। और ये जेआरएफ आपको हेल्प करता है कि जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे तब आपको मंथली जो है फेलोशिप के माध्यम से स्टाइपेंड मिलता है अच्छा खासा अमाउंट, तो जिससे आप फाइनेंशियली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देखिए पीएचडी की जर्नी डॉन्टिंग हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा एक लंबी जर्नी होती है पेशेंस वाली, राइट, तो उसमें फाइनेंशियल स्टाइपेंड मिलना अपने आप में एक बहुत अच्छा डिफरेंस आपके लिए क्रिएट कर सकता है कि आपके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं रहता, तो थोड़ा सा फ्री माइंड से अच्छे से आप अपनी पीएचडी की जो जर्नी है उसको पूरा कर सकते हो। तो जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हो तो वो अगेन एक बहुत अच्छा आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है जब आप पीएचडी कर रहे हो उस समय के लिए। तो ये भी यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको जेआरएफ भी यहाँ पर मिलता है। और अगर नेट कैटेगरी से थोड़े से मार्क्स आपके कम हैं तो उसमें एक और कैटेगरी होती है पीएचडी एडमिशन्स के लिए, राइट। और राजस्थान सेट बेसिकली आपका स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर स्ट्रिक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर रोल्स। ओके, सो ये हमने डिफरेंस देखा बिटवीन यूजीसी नेट एंड सेट एग्जामिनेशन। एंड सेट एग्जामिनेशन राजस्थान स्टेट के केस में हमने देखा। अगर हम पैटर्न एंड स्ट्रक्चर की बात करें सो बिल्कुल सिलेबस है, पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आपके जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है वैसा ही होता है। जैसे इसमें आपका सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कंडक्ट करवाने का मीडियम रहता है, इसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। सो यहाँ पर पेपर 1 के आपके बेसिकली 50 क्वेश्चंस प्लस 100 क्वेश्चन आपके जो है सब्जेक्ट से आते हैं। सो दोनों को कंबाइन करके आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं और जो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर 150 क्वेश्चंस के 300 बनते हैं। और ये 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास में 3 घंटे का समय होता है, जिसमें आपको कोई ब्रेक नहीं दिया जाता। ये एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट, कि आप अपना जो पेपर 1 है और पेपर 2 यानी कि जो सब्जेक्ट है वो कैसे आपको मैनेज करना है। और पेपर का जो मीडियम है वो बायलिंगुअल रहता है, यानी दोनों इंग्लिश एंड हिंदी। सो ये हमने पैटर्न की बात की, स्ट्रक्चर की बात की। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए सिलेबस की। तो सिलेबस आपका यूजुअली वही रहता है यूनिट वाइज अगर हम एनालिसिस करें। सो इसमें जैसा मैं आपको बताती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के जो 10 यूनिट्स हैं यूजीसी नेट के, तो बहुत अच्छे से केयरफुल कंसिडरेशन से आपका जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का उसे डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें आपकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम 6 महीने में ये सिलेबस कैसे कवर करें, इतने सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं मार्केट में। तो ये जो सिलेबस है वो आपकी 5 साल का जो एक सिलेबस में बैकग्राउंड है, राइट, जो आपकी कंसेप्चुअल फाउंडेशन है उसको यहाँ पर बेसिकली टेस्ट किया जाता है। तो आपको समय दिया जाता है 6 महीने का, लेकिन 6 महीने में इस सिलेबस को कंप्लीट अगर आपको करना है तो बहुत उसमें डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होता है, राइट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। देखो, विद राइट कंटेंट अगर आपके पास में है, राइट गाइडेंस है, सपोर्ट है और स्ट्रेटजी आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो बिल्कुल 6 मंथ में भी अगर आप 0 से शुरू करो तो भी इस एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो बिल्कुल डुएबल है, राइट। सो यहाँ पर
पॉलिटिकल थॉट जिसमें आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। सो यहाँ पर देखो हर पॉलिटिकल थॉट चाहे वो इंडियन हो वेस्टर्न हो उसमें वैरायटी है। जैसे यहाँ पर कन्फ्यूशियस चाइनीज़ फिलोसफी जो है दर्शन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपके प्लेटो एरिस्टोटल ग्रीक जो पॉलिटिकल फिलोसफी है राजनीतिक दर्शन जो शास्त्रीय है ग्रीक सभ्यता में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैकियावेली जो कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन के प्रणेता रहे हैं प्रोपाउंडर रहे हैं। उसके बाद में कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थिंकर हैं हॉब्स हैं लॉक हैं रूसो हैं। उसके बाद में आपके फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं जैसे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं। फिर कुछ समकालीन आपके विचारक हैं जैसे एक उत्तर औपनिवेशिकवाद विचारक हैं पोस्ट कॉलोनियल थिंकर फ्रेंच फैनन है। एक नव मार्क्सवादी विचारक हैं एंटोनियो ग्राम्सी हैं हैना एरेंड हैं, राइट। तो ऐसे आपके कुछ कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं, कुछ क्लासिकल फिलोसफी से लिए गए हैं, तो कुछ कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थिंकर हैं, कुछ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो काफ़ी अच्छे से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो सिलेबस है वो भी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। और आप इन थिंकर्स को कैटेगराइज करके कि आपने पहले प्लेटो एरिस्टोटल किया, कन्फ्यूशियस किया, हॉब्स लॉक एंड रूसो किया, फिर मिल एंड बेंथम का उपयोगितावादी दर्शन आपने थोड़ा सा समझा उसका क्या कंसेप्ट है, और आपने जो उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट बुक्स हैं थ्योरीज हैं कंसेप्ट्स हैं उनको समझ लिया, राइट। तो थॉट वाला जो यूनिट है चाहे वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, जैसे इंडियन का फॉर इंस्टेंस मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे धर्मशास्त्र है अगन्यसूत्ता है कौटिल्य है, तो ये आपके एंशंट जो पॉलिटिकल बेसिकली फिलॉसफी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग रिलीजन्स में धर्म में, राइट। और पॉलिटिकल जो कंसेप्ट्स हैं जैसे स्टेट का कंसेप्ट है, तो जैसे अगन्यसूत्ता में कौन सी स्टेट से संबंधित थ्योरी क्या है, राज्य का सिद्धांत क्या है, उस पर कैसे विचार हैं, राइट। तो वो एंशंट फिलॉसफी यहाँ से कवर हो जाएगी। उसके बाद में फिर हम थोड़ा आगे आएँ तो जैसे इस्लामिक थॉट में यहाँ पर ज़ियाउद्दीन बरनी है, कबीर दास जी का जो एक बेगमपुरा का विजन है वो आ जाएगा इसमें। फिर भारत में जो नारीवादी विचारक हैं तो उसमें पंडिता रमाबाई आ जाएंगी। फिर उसके बाद में कुछ एक्सट्रीमिस्ट थिंकर्स हैं जैसे आपके बाल गंगाधर तिलक हैं। उसके बाद में आपके जो कल्चरल नेशनलिज्म वाले थिंकर्स हैं जैसे स्वामी विवेकानंद हैं और अरबिंदो घोष हैं वो आ जाएंगे। फिर कुछ सोशल रिफॉर्मिस्ट थिंकर्स हैं द्रविडियन पॉलिटिक्स के जिन्हें प्रणेता कहा जाता है ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार आ जाएंगे। उसके बाद में कम्युनिस्ट थॉट को यहाँ पर एम.एन. रॉय रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आ जाते हैं। फिर सोशलिस्ट थिंकर जिनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नेट में भी पूछे जा रहे हैं जैसे जे.पी. नारायण हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, उसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस का ट्रेंड देखने को मिलता है, राइट। और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, आप इनको एग्ज़ाम टाइम पर बहुत अच्छे से टू द पॉइंट क्रिस्प तरीके से रिवाइज कर सकते हो, राइट। तो ये हमने फिलॉसफी वाला पोर्शन देखा। उसके अलावा हम बात करें पॉलिटिकल थ्योरी की, उसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी में आपके पहले तो कंसेप्ट्स दिए हुए हैं, फिर उसके बाद में आपके जो ट्रेडिशंस हैं वो दिए हुए हैं, राइट। तो पहले आपको कंसेप्ट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट विचारक हैं उनकी बुक्स हैं और उनके की कंसेप्ट्स हैं, राइट। तो उस पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पॉलिटिकल ट्रेडिशंस है, तो अब जैसे लिबर्टी पढ़ रहे हो तो उसी से कनेक्ट करके आपको क्या पढ़ना है, लिबरलिज्म पढ़ना है। जब इक्वालिटी और जस्टिस पढ़ रहे हो तो उसी से कनेक्ट करके क्या पढ़ लेना है आपको, जो सोशलिज्म है समाजवाद है वो पढ़ना है। फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कार्ल मार्क्स को आपने समझ लिया, ग्रामसी को समझ लिया। तो मार्क्सिज्म में जो अलग अलग धाराएं हैं जैसे आपका संरचनात्मक मार्क्सवाद है, इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म है पोलनताज मिलिबंद का, एंटोनियो ग्रामसी का, एडवर्ड बर्नस्टीन का, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म है। तो अलग अलग उसकी जो धाराएं हैं स्ट्रीम्स हैं वो भी आप समझ जाओगे। इसके अलावा फेमिनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और इकोलॉजिज्म जैसे कुछ समकालीन आपके फिलोसफिकल ट्रेडिशंस हैं या थ्योरेटिकल ट्रेडिशंस हैं, तो वो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी क्लाइमेट क्राइसिस का टाइम चल रहा है तो इकोलॉजिज्म की विचारधारा अपने आप में बहुत प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, तो वहाँ से यूजुअली क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो ऐसा हमें ट्रेंड देखने को मिलता है जब हम नेट एग्जामिनेशंस की बात करें या सेट एग्जामिनेशन, इवन AP एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो कंटेम्प्रेरी आपका जो हमेशा टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत रहते हैं क्योंकि वो रेलेवेंट है अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जो इवेंट्स चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, राइट। सो यहाँ पर
पॉलिटिकल थ्योरी को आपको कंबाइन करके हर चीज़ों को कनेक्ट करते हुए, राइट, आपको रिजिड तरीके से अप्रोच नहीं अपनाना है यहाँ पर कि हमें अलग अलग यूनिट का क्या करना है, बिल्कुल अलग अलग ही हम स्टडी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जहाँ पर चीज़ें कनेक्टेड हैं तो आप कोशिश करो चीज़ों को लिंक करने की, तो आपको टाइम भी वहाँ पर कम लगेगा एंड इफेक्टिवली वहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा एक थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाता है और थ्योरेटिकली हैवी थोड़ा सा ये पोर्शन है। जैसे यहाँ पर आपके रेवोल्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं, नेशनलिज्म से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, इकोनॉमी मॉडर्नाइजेशन अप्रोच। तो इनके बारे में एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें होनी चाहिए, राइट, और हमें टाइम के हिसाब से इसे बहुत इफेक्टिवली प्रभावशीलता के साथ में कवर करना है, जहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंकर उनके क्या कंसेप्ट्स हैं, राइट, उनकी क्या बुक्स हैं, वो हमें यहाँ पर करना है। इसके अलावा आपका जो डायनेमिक पोर्शन है, जैसे आपका इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी है, तो इसको भी आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें आपके सारे अप्रोचेज आ जाते हैं, राइट, ओके, जिसमें आपके सारे उपागम आ जाते हैं जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा आपके जो कंसेप्ट हैं, जैसे स्टेट का कंसेप्ट क्या है, पावर का कंसेप्ट क्या है, सोवरेनिटी का क्या कंसेप्ट है, सिक्योरिटी का क्या कंसेप्ट है, जिसमें आपका कोपेनहेगन स्कूल आ जाता है, राइट। सो इस तरीके से हमें कंसेप्ट समझने हैं और जो उपागम है, अप्रोचेज हैं, वो समझने हैं। उसके बाद में आपका डिसआर्मामेंट की अगर हम बात करें या फिर वॉरफेयर का नेचर किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपके कुछ थिंकर्स आएंगे, बुक्स आएंगे और उनके की कंसेप्ट्स आएंगे, ओके। तो ये आपके सारे कंसेप्चुअल पोर्शन हो जाएंगे। उसके बाद आईआर में एक आपका ऑर्गेनाइजेशंस वाला पार्ट भी है, जिसमें अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें, वैश्विक स्तर पर यूएनओ आ जाएगा, फिर पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आ जाएंगे, जैसे ब्रिटेन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन है, G20 है, ब्रिक्स है, WTO है, राइट। तो ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आ गए। उसके बाद में आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगे। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा डायनेमिक है, आपको ये देखकर चलना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का अगर हाल ही में समिट हुआ है तो वो भी आपको देखना है कहाँ पर समिट हुआ, क्या उसकी थीम रही है, राइट, क्या क्या उसमें नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये पोर्शन हल्का सा अगर आप करंट से लिंक करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेन पॉलिसी तो काफ़ी ज़्यादा हम सभी जानते हैं कि ये डायनेमिक पोर्शन है, जिसमें न्यूक्लियर पॉलिसी है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है। तो यहाँ से अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपका गुजराल डॉक्ट्रिन कब आया, पंचशील सिद्धांत में से क्वेश्चन आ जाते हैं, लुक ईस्ट में से क्वेश्चन आते हैं, एक्ट ईस्ट में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में या फिर सुपर पावर्स के साथ में, जैसे चाइना के साथ में है, इंडो यूएस रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। फिर पड़ोसी जो राज्य हैं यानी नेबरिंग स्टेट्स, जैसे पाकिस्तान से कैसे रिलेशन है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। और छोटी छोटी कंट्रीज से भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे नेपाल के साथ में कैसे संबंध है भूटान से, तो यानी नेबरिंग कंट्रीज के साथ में कैसे रिलेशन है, यूएस, रशिया, चाइना से कैसे रिलेशंस हैं, और ऑर्गेनाइजेशन संगठन के साथ में अगर कोई हाल ही में मान लीजिए समिट हुआ है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित स्टैटिक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से चीज़ों को लिंक करके यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं थोड़ा सा डायनेमिक पोर्शन है, पर हम शॉर्ट नोट्स बनाकर इसका भी रैपिड जो रिवीजन है वो कर सकते हैं, पर हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके अलावा आपके लास्ट के जो 4 यूनिट्स हैं, इसमें सबसे लेंदी जो यूनिट है वो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, भारत में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं। सो यहाँ पर आपको पहले हमारे संविधान सभा, उससे पहले की जो लेगेसी रही है यानी कंपनी रूल, क्राउन रूल, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इंडिया का जो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, सारे वो आपको अधिनियम पता होने चाहिए, उनकी प्रमुख विशेषताएं। फिर संविधान सभा से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जैसे उसकी जो कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, उसमें जो कमिटीज, समितियां बनी हैं वो पता होनी चाहिए आपको। इसके अलावा जो फिलोसफिकल पोर्शन आता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हैं, नीति निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, DPSP हैं, प्रिएम्बल है,
तो इनके बारे में छोटा छोटा जो हमें जानकारी है वो होनी चाहिए। उसके बाद में आपके विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, कैसे काम करती है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। फिर आपके जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज़, वो आ जाएंगे। इलेक्शन से संबंधित जो मशीनरी है वो आ जाएगी। इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित कमिटीज़ हैं। फेडरलिज्म है, सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, संवैधानिक निकाय, और आपके जो वैधानिक निकाय हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, वो आ जाएंगे। तो ऐसे करके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया का थोड़ा सा जो सिलेबस लेंदी है, तो उसको आपको थोड़ा सा लेकर चलना है कि हमें ज़्यादा समय इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद में बाकी के जो 3 यूनिट्स हैं, इनका जो बेसिकली अगर हम बात करें तो बहुत लिमिटेड फिक्स्ड पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत कम टाइम में आप यहाँ से अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स हैं वो तैयार करो, जिससे आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पर स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट है, सोशल मूवमेंट है, सिविल सोसाइटी ग्रुप है, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल प्रोसेस में से ये 4 अगर पोर्शन भी आप अच्छे से कर लेते हो, 4-5 पोर्शंस, तो भी आपका अच्छा खासा एक हम कह सकते हैं रीच जो है टुवर्ड्स दिस यूनिट या अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा गवर्नेंस वाला जो यूनिट है, तो इसमें पहले तो गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक की, यूएनडीपी की, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल वाला जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपके जैसे कमिटीज़ आ जाती हैं, राइट, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी है, एस्टिमेट्स कमिटी है, कमिटी ऑन डेलीगेटेड या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, एश्योरेंस से संबंधित कमिटीज़ है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं। सो ये आपके आ जाते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस में आपके जो एक्ट्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। लोकपाल है, लोकायुक्त है। इसके अलावा आरटीआई से संबंधित जैसे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पूछ लेते हैं, उसके बाद में आरटीआई आया था वो पूछ लेते हैं। ई गवर्नेंस से संबंधित जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनकी क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ यहाँ पर सेलेक्टेड एरियाज़ दे रखे हैं, तो उन सेलेक्टेड एरियाज़ में जो इम्पोर्टेंट आपके सरकार की जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और एक आपकी जन सुनवाई एंड सोशल ऑडिट का छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, राइट। सो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रोसेस एंड गवर्नेंस काफ़ी ज़्यादा जो है स्कोरिंग पोर्शंस हैं, जिसमें कंटेंट एज सच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यूनिट 7 जितना बहुत वास्ट नहीं है, और आप अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हो। तो इनको भी आपको थोड़ा लेकर चलना है कि ऐसा नहीं करना है कि इनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया हमने, तो वो आपको आपके काफ़ी सारे मार्क्स यहाँ पर कॉस्ट कर सकता है। तो आपको इग्नोर किसी यूनिट को नहीं करना है। इसके अलावा हम बात करें यूनिट नंबर 9 की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगेन काफ़ी ज़्यादा ये एक स्कोरिंग पोर्शन है, और यहाँ पर भी कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक रेफर करोगे, यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत की जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली बुक आती है वो बहुत स्टैंडर्ड सोर्स है, और यूजुअली उसी बुक में से आपको सारा जो सिलेबस है यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो कवर हो जाएगा, जितने भी आपके थिंकर्स हैं, थ्योरीज हैं और कंसेप्ट्स हैं। तो ये हमने सिलेबस डिस्कस किया। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जो भी स्टूडेंट्स इस समय पर मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपको जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं एंड EWS कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो आपके मास्टर्स में यहाँ पर 55% होने चाहिए। और इसके अलावा जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके 50% जो मार्क्स हैं वो मास्टर्स में होने चाहिए। अपीयरिंग जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी मास्टर्स चल रही है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, पर जब आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको 2 साल का इसमें समय दिया जाता है अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, और उसमें ये जो परसेंटेज का मार्क है कैटेगरी के हिसाब से वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कि फिर आपका मान लीजिए सेट क्वालिफाई हो गया लेकिन परसेंटेज 55 से कम बनी है फॉर जनरल कैटेगरी, तो फिर वो आपका क्या होता है ना कि फिर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये प्रॉब्लम स्टूडेंट को लगता है कि अभी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, राइट, कोई इशू नहीं है। पर इसमें होगा क्या कि जब आप मान लीजिए सेट के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई कर लिया या आपका इंटरव्यू है कहीं, तो वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली एक स्टेज आती है DV। तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली स्टेज में ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इनएक्यूरेसीज देखी जाती हैं, तो फिर वहाँ पर ऐसे हमें बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं।
जैसे अभी काफ़ी सारे ओवर स्मार्ट एस्पिरेंट्स कहते हैं कि मैम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो कभी वेरीफाई नहीं करते हैं। जैसे यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स कहते हैं कि मैम एनटीए तो वेरीफाई नहीं करता कभी, तो ये एनटीए का काम नहीं है, राइट। उन्होंने आपको एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, उससे आपको एलिजिबिलिटी मिली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। लेकिन जब आप अपनी उस एलिजिबिलिटी को क्लेम करने के लिए जाओगे पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम क्वालिफाई करके, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हर चीज़ चेक की जाएगी कि वास्तव में वो लेजिटिमेट सारी चीज़ें हैं कि नहीं, आपने मास्टर्स दिए गए निर्धारित समय में की है या नहीं, 55% का जो मार्क है वो क्रॉस किया है या नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा केयरलेस जो मिस्टेक है वो नहीं करनी है। अब आप इतनी अगर मेहनत कर रहे हो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हो, अपना करियर देखना चाहते हो हायर एजुकेशन में, तो हमें कैसा होना चाहिए, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से काम करना चाहिए इसमें, राइट। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करने से आपको बचना है। एलिजिबिलिटी से संबंधित पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, टाइम पर फॉर्म फिल करना, तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और सिलेबस हमने पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है कि मैम 2 महीने में हम इस सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं, या कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा सिलेबस के बारे में, पर वो इस एग्जामिनेशन में पहली बार बैठ रहे होंगे। तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए हम इस बार एक 100 आवर रिवीजन बैच हमने लॉन्च किया है उत्कर्ष की टीम ने। सो यहाँ पर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको जो है आप एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर हम पूरा जो सिलेबस है, क्योंकि टाइम का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस लिमिटेड टाइम में आपको जो यूनिट्स का होता है ना, बिल्कुल जो मलाई होती है, जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अभी पढ़ने के लिए, तो वो आपको एक अच्छा जो टीचर होता है, एक अच्छा गाइडेंस वहाँ पर एक बहुत अच्छा आपके लिए डिफरेंशिएटर हो सकता है आपको गाइड करने के लिए कि आप किस तरीके से लिमिटेड टाइम के अंतर्गत जो पूरा वास्ट सिलेबस है उसको कैसे रिवाइज कर सकते हो। तो इसीलिए हमने इस नीड को ध्यान में रखते हुए, जितना टाइम हमारे पास है उसको ध्यान में रखते हुए, हमने 100 आवर जो रिवीजन बैच है राजस्थान सेट एग्जामिनेशन का वो लॉन्च किया है, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से एंड बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से सारा जो सिलेबस है उसको रिवाइज कराया जाएगा। एंड वी विल मेक श्योर कि आपके जो 10 यूनिट्स हैं उसमें कोई भी आपका टॉपिक छूटे नहीं। हर टॉपिक के, हर यूनिट के बारे में, और खासकर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो भी आप ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो, राइट। तो सेट एस्पिरेंट्स, अगर आपको लगता है कि ये बैच आपके लिए एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, जो कि आई एम श्योर इट विल डू, अगर आप अच्छे से डेडिकेशन से जो है तैयारी करोगे, जो कंटेंट आपके पास में है रिवाइज करोगे, राइट। कॉपरेट अगर आपकी तरफ से जो है कॉपरेशन होगा, डेडिकेशन होगा, तो श्योरली इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया जा सकता है, राइट। सो सेट एस्पिरेंट्स, आप जल्दी से, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से इनरोल कर लीजिए। जितना टाइम है, अब हमें एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। एक दिन 6 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है, और जितनी जल्दी आप इनरोल कर लोगे तो वो एक दिन आपके जर्नी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, राइट। इसके अलावा जो हमारे यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं, सो आपके लिए हमने इस बार 2 बैचेस लॉन्च किए। देखिए होता क्या है कि यूजीसी नेट में जब भी एक टीचर को पढ़ाना होता है तो समस्या कहाँ होती है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी मास्टर्स चल रही है, तो जिनको बिल्कुल भी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन उनके पास में टाइम पर्याप्त है, सफिशिएंट है, वो अच्छे से समय देकर पढ़ना चाहते हैं। और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं कि मैम ऑलरेडी हमारी जो है मास्टर्स हो गई है, हमें बेसिक नॉलेज है, अब हम उसको पॉलिश करना चाहते हैं, बार बार रिवाइज करना चाहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हम उसी पर टाइम देना चाहते हैं, स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, राइट। तो अब देखो इन स्टूडेंट्स की नीड बिल्कुल अलग है। 6 महीने वाले स्टूडेंट के पास में लिमिटेड टाइम है कि मैम हमें इफ़ेक्टिव तैयारी करनी है, इसमें थोड़ा जल्दी स्पीड में कोर्स करना है। लेकिन मास्टर्स वाला स्टूडेंट है, या मान लीजिए कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, तो उनके लिए उनको है कि भाई हम इतना टाइम नहीं दे सकते। हमारे जैसे वर्किंग प्रोफेशनल हैं या जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं, तो उनके अपने मास्टर्स की भी कई सारी चीज़ें होती हैं, असाइनमेंट हैं सपोज, राइट, और भी कमिटमेंट्स होते हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए हम कम क्लासेस रखेंगे, जैसे पेपर 1 पेपर 2 की अगर आप मान लीजिए सिर्फ 2 से ढाई घंटे 3 घंटे आपकी सिर्फ क्लासेस रहेंगे, तो 1 साल में वो जो आपका दिन के 2 घंटे भी अगर आप दोगे फॉर एक
जो घंटा होगा पेपर 1 के लिए, 1 घंटा आपका पेपर 2 के लिए। तो आप 1 साल में बहुत अच्छे से अपने टाइम के हिसाब से, पेस के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से सिलेबस को ईजिली कवर कर सकते हो बिना बहुत ज़्यादा बर्डन के। तो अलग अलग नीड्स हैं स्टूडेंट्स की, तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए इस बार पहली बार आप लोगों के लिए जो 12 मंथ बैच है वो लॉन्च किया है। और इसमें आपके पास में सारे ऑप्शंस हैं कि आप पेपर 1 के लिए सेपरेटली इनरोल कर सकते हो अगर आपको लगता है कि पेपर 2 आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। इसके अलावा पेपर 2 को भी आप इंडिविजुअली ले सकते हो अगर आपको लगता है कि मैम पेपर 1 की तैयारी पहले की हुई है, सेल्फ स्टडी हम कर लेंगे। बाकी आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है दैट इज़ कंबाइंड पेपर 1 एंड पेपर 2 का बैच आप खरीद सकते हो। और अपने पेस के हिसाब से, अगर आपके पास में समय है कि मैम ज़ीरो से बिल्कुल समय देते हुए हमें क्या करना है, हर टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, तो हमारे पास में पर्याप्त समय होना चाहिए। तो ऐसे में आप 12 मंथ वाला जो बैच है उसमें इनरोल कीजिए और अपने पेस के हिसाब से अच्छे से आपको रिवीजन का यहाँ पर टाइम मिलेगा। और 6 मंथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लासेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने में कोर्स ऑब्वियसली यूजीसी नेट का कवर कर पाना, राइट, उसमें भी आपके लास्ट वाला जो मंथ होता है उसमें तो रिवीजन के लिए भी आपके पास में समय होना चाहिए एटलीस्ट 15 to 20 डेज। तो लगभग हमारे पास में कुछ 5 मंथ आप लेके चल सकते हो, वो बचते हैं। तो 5 मंथ में ऑब्वियसली 10 यूनिट्स करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेपर 1 पेपर 2 में स्पीड है, क्लासेस का ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पर 12 मंथ वाला बैच आई थिंक स्टूडेंट्स को कंसिडर करना चाहिए। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो मान लीजिए कि JRF से उनका अगर रह रहा है, वो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी से PhD क्वालिफाई हो गया, नेट क्वालिफाई हो गया, JRF में अगर रह रहे हैं, तो आप जो है 6 मंथ वाला बैच ले सकते हैं फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। और यहाँ पर जो भी पोर्शन आपका वीक है आप उसके क्लासेस अटेंड कीजिए। सारे आपके जो क्लासेस हैं यहाँ पर लाइव फ्रॉम स्टूडियो ये बैच है, सो लाइव क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। आपके जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, वो अवेलेबल हैं, उनके साथ में आप इंटरेक्ट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता सकते हो, राइट, आप गाइडेंस अवेल कर सकते हो। सो ये आपके जो सेट एस्पिरेंट्स एंड नेट एस्पिरेंट्स को हमने कवर कर लिया। और एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ कि 100 आवर रिवीजन बैच इज़ गोइंग ऑन। जल्दी से राजस्थान सेट एस्पिरेंट्स जो हैं, एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना है। अब 6 सितंबर तक अगर डेडिकेशन से आपने तैयारी की, राइट, तो बहुत इजीली आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो और आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी आपको लाइफ टाइम यहाँ पर मिल जाएगी और आपका जो अपना ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो आप अचीव कर सकते हो। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।